अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे सार्कोइडोसिस की। व्हाट इज सार्कोइडोसिस? इट इज़ बेसिकली अ सिस्टेमिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज ऑफ अननोन कॉज दैट मे इन्वॉल्व मैनी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। किसी भी टिश्यू को, किसी भी ऑर्गन को ये डिजीज़ इन्वॉल्व कर सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो ये डिजीज़ इन्वॉल्व करती है 90% ऑफ द टाइम जो हमको केसेस मिलते हैं वो लंग की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादातर मिलती है। कि 90% ऑफ द टाइम लंग की इन्वॉल्वमेंट होती है। लंग के बाद ये देखा गया कि लंग के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है आइज़ और स्किन की, और सेकंड नंबर आता है कि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। कि लंग में हमको 90% केसेस में किस तरह की इन्वॉल्वमेंट मिलती है कि देर वुड बी बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी सीन और पैरेन्काइमल लंग इन्वॉल्वमेंट वुड बी सीन। और इसमें हमको एक जो चीज़ मिलती है जो कि इसकी इसकी टिपिकल नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं ग्रैन्युलोमास, इसमें हमको मिलते हैं नॉन सीजेटिंग ग्रैन्युलोमास मिलते हैं। हमको नॉन सीजेटिंग ग्रैन्युलोमास और भी बाकी डिजीज़ में मिल सकते हैं, लेकिन इसमें भी याद रखना है कि सार्कोइडोसिस में हमको नॉन सीजेटिंग ग्रैन्युलोमास मिलते हैं। मोस्ट कॉमनली लंग्स इन्वॉल्व होती हैं। किसी भी एज ग्रुप को इन्वॉल्व कर सकती है। वुमेन में इसकी प्रेवलेंस है, लेकिन ज़्यादातर वो इंडिविजुअल्स हु आर यंगर देन 40 ईयर्स ऑफ एज उनको ज़्यादातर अफेक्ट करती है। पैथोजेनेसिस की ये देखी गई है कि वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स जिनके पास HLA-A1 या HLA-B8 जीनोटाइप हो उनको ज़्यादातर इन्वॉल्व करती है। उनमें डिसऑर्डर्ड इम्यून रेगुलेशन हुई हुई होती है। और वो होती कैसे कि वो जो ग्रैन्युलोमा की जो नॉन सीजेटिंग ग्रैन्युलोमास होते हैं उनके अंदर ये देखा जाता है कि इंट्रा एल्वुलर एंड इंटरस्टिशियल accumulation of CD4 T cells are seen inside the granulomas, which results in CD4 CD8 T cell ratio ranging from 5:1 to 15:1। कि बेसिकली जो CD4 टी सेल्स होते थे, जो हमारे हेल्पर टी सेल्स होते थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि उनकी जो रेशियो होती है कंपेयर टू CD8 टी सेल्स वो 5:1 और इवन 15:1 तक चली जाती है। एंड सिंस CD4 टी सेल्स हैं वो हेल्पर टी सेल्स हैं, उनमें से ये देखा गया है कि जो हेल्पर वन टी सेल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हमको मिलते हैं। देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ हेल्पर वन टी सेल्स, एंड एज अ रिजल्ट जब हेल्पर वन टी सेल्स इंक्रीज होंगे तो जो उनके साइटोकाइंस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए होते हैं। देयर इज इंक्रीज इंटरल्यूकिन 2 विच रिजल्ट्स इन मोर टी सेल एक्सपेंशन, एंड देयर इज इंक्रीज इंटरफ्रॉन गामा विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज मैक्रोफेज एक्टिवेशन। और भी सेवरल साइटोकाइंस होते हैं लाइक इंटरल्यूकिन 8, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, मैक्रोफेज, इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन 1 अल्फा। दीज ऑल साइटोकाइंस दे आर इंक्रीज विच ऑल कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलोमास। TNF, लेकिन याद रखना TNF है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, वो उसके काफ़ी हाई लेवल्स होते हैं, एंड दीज हाई लेवल्स आर प्रोड्यूस बाय एल्वुलर मैक्रोफेजेस। और ज़्यादातर यही देखा जाता है कि हम TNF की कॉन्सेंट्रेशन को एज अ मार्कर यूज़ करते हैं इन अवर ब्रोंको एल्वुलर फ्लूइड टू डायग्नोस या टू डिटेक्ट सार्कोइडोसिस। और हमको इम्पेयर डेंड्रिटिक सेल फंक्शन भी मिलता है। मॉर्फोलॉजी क्या है? नॉन नेक्रोटाइजिंग नॉन सीजेटिंग ग्रैन्युलोमास पे लेंगे विच आर कंपोज्ड ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ टाइटली क्लस्टर्ड एपिथेलॉइड मैक्रोफेजेस ऑफन विद जायंट सेल्स। जो हमने टीवी में जिस तरह ग्रैन्युलोमा पढ़ा था कि जायंट सेल्स होते हैं और वो होते हैं आपके एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं, वही चीज़ होगी यहाँ पे। बस ये चीज़ याद रखनी है कि इधर सेंट्रल नेक्रोसिस हमको नहीं मिलेगी, और इसमें जो हमको जो जायंट सेल्स होंगे वो लैंगहैंड टाइप जायंट सेल्स नहीं होंगे, वो बस नॉर्मल जायंट सेल्स होंगे, और एपिथेलॉइड सेल्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। और अगर तो क्रोनिसिटी रही तो ये जो ग्रैन्युलोमास होंगे दे माइट इवन बिकम इनक्लोज्ड विद द फाइब्रस रिम, और दे में ऑल्सो भी इवेंचुअली बी रिप्लेस्ड बाय हाइलीन फाइब्रस कार्स। के क्रॉनिक लेवल में ये जो ग्रैन्युलोमा है इनकी वो एक तरफ से फाइब्रोसिस हो जाएगी या इनमें एक फाइब्रस कार की शीट आ जाएगी और इनके आसपास फाइब्रस रिम बेसिकली बन जाती है। दो जो बॉडीज़ हमको मिलती हैं अगेन नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सार्कोइडोसिस, लेकिन दो बॉडीज़ के नाम याद रख लेना, शॉमन बॉडीज़ एंड एस्ट्रॉइड बॉडीज़ हमको मिलती हैं जायंट सेल्स के अंदर 60% ऑफ द टाइम। एस्ट्रॉइड बॉडीज़ आर बेसिकली स्टेलेट इंक्लूजन्स, वेयर शॉमन बॉडीज़ आर लेमिनेटेड कंक्रीशंस ऑफ कंपोस्ट ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन्स। लंग की मैंने कहा था कि 90% ऑफ टाइम लंग की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो लंग में क्या इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है कि एडवांस स्टेजेस में कभी कभी ये देखा गया है कि वो जो ग्रैन्युलोमस होते हैं वो आपस में इतने कॉलीज कर जाते हैं कि दीज ग्रैन्युलोमस दे फॉर्म स्मॉल नोड्यूल्स विच माइट बी पेल्पेबल और विजिबल एज 1 to 2 सेंटीमीटर, नॉन सीजेटिंग नॉन कैविटेटेड कंसोलिडेशंस। जो लीजन्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड अलोंग द लिम्फेटिक्स अराउंड ब्रोंकाई एंड ब्लड वेसल्स, ब्रोंकियल सब म्यूकोजा के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा ये लीजन्स देखे जाते हैं। और ये भी देखा गया कि लंग में देयर इज़ हाई टेंडेंसी फॉर दीज लीजन्स टू हील, जिसकी वजह से जब ये लीजन्स हील करते हैं सो दीज रिजल्ट इन वेरिंग स्टेजेस ऑफ फाइब्रोसिस एंड हाइलनाइजेशन। लिम्फ नोड्स में से हमारे पास हाइलर और मीडियास्टिलर लिम्फ नोड्स इंवॉल्व होते हैं विच माइट बी इन लार्ज डिस्क्रीट एंड कैल्सिफाइड। लंग्स के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था जितना मैंने बताया। अब आगे इन्होंने बाकी और ऑर्गन्स की वो बताएगी कि क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट मिलती है। बस अगर ऑर्गन्स के नाम भी याद हो गए तो मोर देन इनफ है।
अलग अलग से पूरी इन्वॉल्वमेंट ना भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं वैसे एक दफ़ा एक रीड टाइप कहते हैं करवा देता हूँ कि स्प्लीन के देखेगा 75% ऑफ द टाइम इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जिसमें स्प्लीन में ग्रेनुलोमास बढ़ने लग जाते हैं। और अगेन वही ग्रेनुलोमास दे वुड कोएलिस टू फॉर्म स्मॉल नोड्यूल्स। लिवर में भी देखी गई है लेस देन स्प्लीन के, उसमें भी कभी कभी स्कैटर ग्रेनुलोमास बन जाते हैं पोर्टल ट्रायड के लेवल पे और लोबुलर पेरेन्काइमा के लेवल पे, जिसकी वजह से हेपेटोमेगैली और अगर स्प्लीन की इन्वॉल्वमेंट हो तो स्प्लीनोमेगैली मिल सकती है। बोन मैरो की भी इन्वॉल्वमेंट हमें मिल जाती है 20% ऑफ द केसेस में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, सार्कोइडोसिस इज द डिजीज विच इन्वॉल्व्स मैनी टिश्यूज एंड मैनी ऑर्गन्स। तो बोन मैरो में भी हमको ज़्यादातर जो फेलेंजियल बोन्स होती हैं हैंड्स और फीट की, उनकी इन्वॉल्वमेंट मिलती है कि देयर स्मॉल सर्कमस्क्राइब्ड एरियाज ऑफ बोन रिजॉर्प्शन विद इन द मैरो कैविटी सीन। और क्या कहते हैं, देर इज ऑल्सो वाइडनिंग ऑफ द बोनी शेफ्ट सीन एंड समटाइम्स न्यू बोन फॉर्मेशन ऑन द आउटर सर्फेस सीन। नई चीज़ नहीं याद होता पूरी ये चीज़ तो कोई बात नहीं, बस याद रखने के बोन मैरो की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। स्किन लीजन्स भी हमको मिल जाए 25% ऑफ द टाइम, विच कैन बी सीन एज स्लाइटली एलिवेटेड एरिथमेटस प्लेक्स या डिस्क्रीट सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स या फ्लैट लीजन्स विच माइट बी स्लाइटली रेड और स्केल्ड। म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, ओरल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन, लैरिंग्स की, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, एरिथमा नोडोसम मिलता है। आई की इन्वॉल्वमेंट्स मिलती है 25% केसेस में हमको, जिसमें आयराइटस या इरिडोसिक्लेटस मिल सकता है। बायलेटरल या यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट मिल सकती है विच माइट लीड टू कॉर्नियल ओपेसिटीज, ग्लोकोमा और लॉस ऑफ विजन। अगर तो लैक्रिमल ग्लैंड की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो इट विल लीड टू सिका सिंड्रोम। बायलेटरल सार्कोइडोसिस अगर हो जाए हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स का, हमारे पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड्स का अगर बायलेटरल सार्कोइडोसिस हो जाए तो दैट इज बेसिकली नोन एज माइकुलिक सिंड्रोम, या आई बिलीव मिकुलिक सिंड्रोम इज इट्स प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। अगेन नहीं याद होता कोई बात नहीं, मेन चीज़ लंग की याद रखनी थी। और मसल की भी इन्वॉल्वमेंट देखी गई है, लेकिन वो काफ़ी एसिम्प्टोमेटिक होती है कि मसल में भी हमको वीकनेस, एक्स, टेंडर्स और फटीग मिल जाते हैं। और मसल के जो ग्रैन्युलोमस हैं वो ईजिली बायोप्सी के थ्रू हमको डायग्नोस हो जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? क्लिनिकल फीचर्स आर अगेन रूटीनली अनएक्सपेक्टेडली क्या कहते हैं, ये सार्कोइडोसिस बेसिकली वो हो जाती है, डिस्कवर हो जाती है। चेस्ट फिल्म में हमको बायलेटरल हाइलर एडिनोपैथी मिलती है। उसके अलावा अगर लंग की इन्वॉल्वमेंट ना हो, किसी और जगह की इन्वॉल्वमेंट हो तो हमको पेरिफेरल लिम्फेडिनोपैथी, स्किन की इन्वॉल्वमेंट हो तो क्यूटेनियस लीजन, आई इन्वॉल्वमेंट स्प्लीनोमेगैली और हेपेटोमेगैली मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्गन मेनली। लेकिन अगर तो किसी पेशेंट को लग रहा है उसको सार्कोइडोसिस होने वाला है, मतलब वो जो अगर पेशेंट आएगा हमारे पास कंप्लेन करके, तो क्लिनिकल फीचर मेन लंग्स की मिलेंगे एंड देयर वुड बी इंसिडियस ऑनसेट यानी स्लो ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी अबनॉर्मेलिटीज लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, चेस्ट पेन एंड हिमोप्टिसिस अकम्पनीड बाय फीवर, फटीग, वेट लॉस, एनोरेक्सिया एंड नाइट स्वेट। सार्कोइडोसिस का पैटर्न जो होता है डिजीज़ का, इट इज़ काफ़ी अनप्रडिक्टेबल, या तो वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकती है टू फॉर्म काफ़ी लीथल डिजीज़, या कभी कभी ये होता है कि उसमें बीच में हमको प्रोग्रेशन होता है फिर रुक जाता है, फिर काफ़ी दफ़ा रिमिशंस आने लग जाते हैं। तो उसका जो कोर्स है वो काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है। बस ये याद रखना है कि 65 to 70% ऑफ द टाइम ये देखा गया कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो अफेक्टेड पेशेंट्स होते हैं, दे गेट रिकवर विद मिनिमल और नो रेसिडुअल मैनिफेस्टेशंस। जो 10 to 15% ऑफ द इंडिविजुअल्स होते हैं दे कैन डाई ऑफ कार्डियक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज। और मोस्टली क्योंकि लंग की इन्वॉल्वमेंट होती है तो ज़्यादा लंग के से रिलेटेड डिजीज़ से ही जो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाते, उसी लंग की डिजीज़ से ही कोई डेथ हो जाती है। फॉर एग्जांपल प्रोग्रेसिव पल्मोनरी फाइब्रोसिस से या कोर पल्मोनरी से उनकी डेथ हो जाती है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू सार्कोइडोसिस, मेनली लंग का याद रखना है। होप इसलिए समझ में आ गया हो। थैंक यू।